लिया। बेहतर जिंदगी और यूरोप पहुंचने की उम्मीद में हजारों लोग अचानक से स्पेन की स्वायत्त शहर स्यूटा की तरफ बढ़ पड़े। कोई समुद्र तैरकर सीमा पार करने लगा तो कोई ऊंची बाढ़ लांघकर स्पेन में दाखिल होने की कोशिश करता नजर आया। देखते देखते सीमा पर हालात बेकाबू हो गए, सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई, सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और प्रशासन के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। सामने आए वीडियो किसी युद्ध जैसे हालात की तस्वीर पेश कर रहे हैं। अफरा तफरी के बीच कई लोग समुद्र में फंस गए और हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत की खबर है। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्पेन सरकार की सेना वहां पर तैनात कर दी गई है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने खुद हालात का जायजा लेने का फैसला किया है। दूसरी तरफ यूरोप में बढ़ते प्रवासी संकट को लेकर चिंता और गहरा गई है। इसका असर इटली तक दिखाई देने लगा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं संभले तो वो सुरक्षा कारणों से शेंगेन व्यवस्था को लेकर कड़ा फैसला ले सकती है। आखिर अचानक हजारों लोग सीमा पर कैसे पहुंच गए? क्यों स्यूटा एक बार फिर से अवैध प्रवासियों का सबसे बड़ा रास्ता बन गया है? और क्या यूरोप एक नए प्रवासी संकट के मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है? कई सवाल हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक कई लोगों की मौत हुई है, कई हजारों घुसपैठिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। कई सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्पेन कि क्यूटा में अचानक से हजारों मोरक्को के प्रवासियों के पहुंचने की सबसे बड़ी वजह क्या है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह तेजावत हमारे साथ जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार है। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। अरविंद जी, जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं स्पेन में, हर एक दिन ये हालात बदलते जा रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगती है? मुझे इसके पीछे की अगर मुख्य वजह पूछ रही हैं आप, तो मुझे लगता है तरन्नुम जी, जो दुनिया में संसाधनों की जो अव्यवस्थित बंटवारा है वो है। क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में कुछ बाकी देशों की लूट के कारण यूरोपीय देशों में जो समृद्धि आई थी, उसके कारण दुनिया में अमीर और गरीबों की खाई में बढ़ोतरी हो गई। तो ऐसे में दुनिया के कुछ देश जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, जहाँ विकास नहीं हो पाया, और जहाँ अमीरी है, जो अमीरी मूलतः आज से 200 साल पहले की लूट के कारण हुई थी, तो मुझे तो मूल वजह तो यही लगती है। पर अगर हम तत्कालिक कारण देखें तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ठीक से नहीं है, खासकर मोरक्को वगैरह में, और जो दो देशों के बीच की संधियां जब ठीक तरीके से काम नहीं करती है, निश्चित रूप से ये सारी की सारी जो संधियां होती है उसमें असमानता होती है और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कारण विद्यमान होते हैं। तो उस व्यवस्था के टूटने के कारण ही यह सब कुछ परेशानी होती है। तरन्नुम जी। अरविंद जी, क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ केवल आर्थिक पलायन के तौर पर इसे देखा जाए, या फिर स्पेन और मोरक्को के जो हालात रहे हैं, कूटनीतिक स्तर पर भी कई बड़े बदलाव हुए हैं, ये भी एक मेन वजह है? जी बिल्कुल, आर्थिक कारण तो रहते ही हैं, पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हुआ है कि आउटबर्स्ट हुआ है, लोग इकट्ठा होकर वो स्पेन में घुस गए थे। तो ये इस तरीके की अराजकता वाली स्थिति पहले भी पैदा हो चुकी है। और निश्चित रूप से आपने जिस वजह का जिक्र किया है वो तो है ही, तरन्नुम जी। बिल्कुल, और ऐसे में कई वजह इसके बीच जरूर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये स्थिति और ज्यादा खराब होगी? वहाँ की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। जी निश्चित रूप से, इसीलिए आपने जो शेंजेन व्यवस्था की जो जिक्र किया था, उसकी भी टूट हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे जो यूरोपियन देश हैं, जो कि खासकर जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से दूर हैं, इसमें खासकर दो देशों में जो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, वहां से लोग काफी बड़ी संख्या में आते हैं। और ये है इटली, क्योंकि वो ट्यूनिशिया के काफी नजदीक हैं, तो ट्यूनिशिया होकर लोग इटली, और इटली से फिर बाकी यूरोप में प्रवेश करते हैं। तुर्की भी माना जाता है, पर तुर्की के जरिए बहुत सारे जो एशियन लोग हैं वो यूरोप में प्रवेश करते हैं, और मोरक्को के जरिए स्पेन में जाकर वो बाकी यूरोपीय देशों में फैल जाते हैं। अगर ऐसा होता है और ऐसी संकट की स्थिति आती है, तो जो बाकी यूरोप के जो समृद्ध देश हैं, जो फ्रांस हैं, जर्मनी है, या बाकी जो उधर खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, या नीदरलैंड जैसे कंट्रीज, उनको जहाँ की पर कैपिटा इनकम भी काफी ज्यादा है, स्विट्जरलैंड है, तो वहां के लोगों को इस चीज से तकलीफ हो सकती है, और एक जो वृहत यूरोप की जो परिकल्पना है उसको धक्का लग सकता है।
ये प्लान भी हो सकता है कहीं से उन सरकारों को एक बाहरी एश्योरेंस भी हो सकता है। और इन वजहों को अगर हम और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ऑल ओवर ये जो बिटवीन द वाइट पीपल कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी नतीजा हो सकता है। तरन्नुम ठीक है, जी। बने रहिएगा। डीके गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विदेश मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है डीके साहब आपका। डीके साहब, लगातार हम देख रहे हैं स्पेन में क्या हालात बने हुए हैं, इसके पीछे कई ऐसे कारण रहे हैं, आपको क्या लगता है? शुभम जी नमस्कार। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हम्म। स्पेन से तलखियां यूएस, मैं दूसरे एंगल से देख रहा हूं, स्पेन से तलखियां यूएस से। अभी देखिए, फुटबॉल मैच हुआ था फाइनल कप में, तो स्पेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सेलिब्रेट किया था, और उसके लिए हमास के एरिया में और हम्म। फिलिस्तीन में जश्न मनाए गए, ईरान में जश्न मनाए गए। तो एक कहीं न कहीं उन जो व्हाइट क्रिश्चियंस कंट्री हैं बेसिकली, उनको कहीं कहीं खटक रहा था। और स्पेन से अमेरिका की तलखी टैरिफ से बहुत ज्यादा है, जैसे कनाडा हम्म। से है उस तरह से स्पेन से है। उसको मैं उस एंगल से भी देखता हूँ। और मोरक्को एक ऐसा देश है जो कि पूरी तरह से, अगर मैं उसके रिलेशन को बोलूं अमेरिका के साथ, तो हम्म। वन साइडेड है। मतलब मोरक्को में तो अमेरिका हम्म। पहला देश था जिसने के अमेरिका को रिकॉग्नाइज किया था, और वहां के लगभग, और वो जो नॉर्थ अफ्रीकन जो रीजन है स्पेन का, वहां पे लगभग 42% मुसलमान रहते हैं। सोचने की बात है। और ये यूरोपियंस को खटकता है, खासकर आज इटली ने भी ऐसा कहा, फ्रांस में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं कि इमिग्रेशन ऐसा ना हो कि एथिकल चेंज आ जाए, एथिकल जो है। तो इन चीजों को देखते हुए, और वहां पे ओवरऑल अगर हम स्पेन की बात करें तो कम से कम 5 से 6 या 4, 5, 6%। और मैं बता दूं कि 4% जहां पे कोई पॉपुलेशन दूसरे रिलीजन की होती है, वहां पे पॉलिटिकल सत्ता को वो जो है बदल सकती है। जैसे कनाडा में देखिए 4% कहिए तो भारतीय हैं, हम सिख नहीं कहेंगे, भारतीय हैं टोटल। अगर हम सिख कहें तो सिख लगभग 4% है। और कनाडा की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, और इतना इंपैक्ट करते हैं कि उसकी भारत में तलखियां कितनी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी चाहिए होता है। इसीलिए स्पेन अक्सर जो है इसराइल का विरोध भी करता है, क्योंकि उसके पास 5-6% मुसलमान वोट हैं, और बहुत मायने रखते हैं छोटे से देश के अंदर। और खासकर दो शहर ऐसे हैं जहां पे 42% मुसलमान है, तो वहां तो पूरी की पूरी उनके भरोसे ही सीट निकलती है। तो यहाँ पे मैं इसको एक अमेरिकन एंगल, क्योंकि वो सीधे कुछ नहीं करता, अपने जो भी यूएस एड से जो अफ्रीकन कंट्री है, मैं कई बार आपके चैनल पे तरन्नुम जी आपके सामने बोला हूं कि मुसलमान देशों को ये बहुत स्टडी करनी पड़ेगी कि कब तक यूएस एड पर तुम जियोगे। यूएस एड एक पॉलिटिकल हथियार है जो वहां के पॉलिटिकल डिसीजन में हस्तक्षेप देता है। जैसे भारत ही अगर इतना स्टालवर्ट हो जाए कि किसी देश को उसकी पूरी इकोनॉमी संभाले, तो स्वाभाविक है कि वहां की संसद भी वो संभालेगी। ये होता है, ये जनरल। तो इन सब चीजों के पीछे एक वो है। और यूरोपियन यूनियन पहले से मुखर थी, अब इस घटना के बाद, और भी जैसा कि इटली ने भी धमकी दी है कि मैं आपको जो है संजय जो है संधि से हटा भी सकता हूं, क्योंकि उनके यहाँ बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मोरक्को वगैरह से नहीं। तो इसको मैं जरा सा उस नजरिए से देखता हूँ, क्या एक नया फ्रंट, जैसे कैस्पियन सागर, हॉर्मुज, रेड सी, अभी ड्रोन अटैक हुआ है उस पर, मिस्र के जो है स्वेज नहर पे भी अटैक हुआ है, ताकि सब कुछ चौक कर दो, केवल एक ही सामान बिके, अमेरिका का तेल, अमेरिका का हथियार और अमेरिका का हेजेमोनी। तो मैं उस एंगल से पता नहीं क्यों इसको देख रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि वहां पे चूंकि जो तलखियां स्पेन से अमेरिका की, उसके पीछे मोरक्को को लगा दिया गया, भेजो आदमियों को उधर, लॉर्ड सिचुएशन क्रिएट करो जी सर। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास से आऊंगी। ये तल्खियां जो है, लग रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्र रूप ले सकती हैं। आपको क्या लग रहा है, इन तमाम सिचुएशन की वजह से स्पेन और मोरक्को के रिश्ते में आने वाले समय में बड़े बदलाव होंगे, कई चेंजेस देखने को मिलेंगे? दूसरी तरफ क्या यूरोप संघ की तरफ से भी कोई बड़े निर्णय और कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें यूरोपियन संघ की तो भूमिका रहेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि ये पूरा मामला यूरोपियन संघ का है, खासकर फॉरेन पॉलिसी को लेकर अगर हम बात करें तो वो यूरोपियन संघ की फॉरेन पॉलिसी लगभग लगभग बराबर ही है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी देश को केंद्रित होती है, पर अभी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को नजर आ रहा है। जिस तरीके से इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने जिस तरीके का बयान दिया है, या स्पेन की तरफ से जिस तरीके की चीजें आ रही है, ये वाकई शक का दायरा है। जो गुप्ता साहब ने जो एकदम खुलकर किया, मैं उसी चीज को काफी दबे स्वर में बोलना चाह रहा था। और मुझे लगता है कि जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती है, या उसके पीछे के कुछ और सोर्सेज या चीजों को हम ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक मुझे शायद जल्दबाजी होगी कि क्या ये जो पूरी समस्या है वो बिटवीन द वाइट पीपल की प्रॉब्लम्स की वजह से है, या यूएस का जो खासकर मोरक्को पे होल्ड है उस वजह से है। पर अभी इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए।
ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं भी हो सकता है, दोनों वजह हो सकती है। पर जो खासकर शरणार्थियों की समस्या है, यूरोप में वह कोई नई समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। और इस समस्या के मूल में वही वजह है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, वो कॉलोनियल लूट के कारण दुनिया के देशों में जो असमानता है, जिसके खिलाफ भारत लगातार बोलता रहा है, खासकर भारत ग्लोबल साउथ की बात करता रहा है। तो उन सारे देशों में जो खासकर बहुत सारे परेशानियां हैं, वो जब तक ठीक नहीं होगी, मुझे लगता है कि ये सतत समस्याएं हैं और इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, डीके साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, अब क्या लग रहा है अगर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है तो आने वाले समय में यूरोप के दूसरे देशों तक ये संकट पहुंच सकता है बहुत आसानी से, और वहां की सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है? तरुण जी देखिए, कोई चीज की शुरुआत होती है और इस पर जो है, अगर आप 2-3 साल का अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो सारे यूरोपियन देश, इनफैक्ट भारत ने भी जो कानून लाए थे, जो सीए का जो कानून वगैरह था, इन्हीं का एक रूप था कि हमारे देश में वही आए जो जेन्युइन है। और यूरोपियन यूनियन, फ्रांस ने बहुत स्ट्रिजेंट रूल बना दिए हैं। अमेरिका ने 1,25,000 जो शरणार्थी आ सकते थे, उनकी संख्या घटा के एक साल में 7,500 कर दिया, वो भी केवल क्रिश्चियंस, वो भी केवल व्हाइट क्रिश्चियन। ये ट्रंप का है। इसके पहले बराक ओबामा थे और बिडेन थे, तो 1,25,000 आ सकते थे हर साल ऑफिशियली। वैसे इलीगली कितने आ रहे हैं वो मतलब, तो लगभग सारे यूरोपियन देश में, इसीलिए इसको यूरोबिया बोलते हैं आज की डेट में। यूरोप जो एरिया है तो यूरोबिया बोलते हैं, और उसके खिलाफ वहां पे वोटिंग होती है। और मैं बता दूं, आज स्पेन जो है, और आपका जर्मनी है, जर्मनी में देखिए इसमें क्रिश्चियन पार्टी की सरकार है, मतलब वहां पे रिलीजन के बेस पे वहां पे सरकार बनी हुई है, और ये सब चीजें वहां पे चल रही हैं। और ये जब उन्हीं से निकले हुए हैं, जो आपका फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं जो क्रिश्चियनिटी वाला जो वोट है, उसमें जो आंदोलन वहां पे हुए, उनसे निकले हुए राष्ट्रपति नए नए लोग हैं। तो वहां पे अब ये चीजें सतर्क हो गए हैं, और इतना सतर्क हो गए हैं कि अब जो है उसके लिए कहीं मैक्सिको के बॉर्डर बंद किया जा रहा है, तो कहीं कनाडा से तलखियां ली जा रही हैं। मतलब अब सब लोग अपने अपने जैसा वो चीजें जरा चले गए कि भाईचारा मिलकर रहें, या सबको वेलकम करो, मानवाधिकार है। तो इन सब चीजों पर अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे नकेल कसी जाएगी, और ये एक अलार्मिंग और अपॉर्चुनिटी भी है। स्पेन का रुख क्या हो सकता है? क्या वो तमाम प्रवासियों को वो एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसको प्रेशर आएगा, अभी उसके ऊपर प्रेशर आएगा। हालांकि वहां की सरकार जरा सा प्रो मुस्लिम अप्रोच रखती है, लेकिन उस पर प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने के बाद देखिए आप सेना भेजी गई है वहां पे, और वहां पे जो यूरोप का जो प्रेशर जाएगा, और अंदर जो टेलीफोन पे बात होगी, जो फाइलों पे कुछ बातें होती हैं लेकिन अंदर अंदर कुछ और बातें होती हैं, तो वो जो होंगी उसके बाद। लेकिन चूंकि जहां पे आए हैं वहां 42-45% आदली मुस्लिम मोरक्को के और नॉर्थ अफ्रीका के, और प्लस मिडिल ईस्ट से कुछ लोग वहां जाके रहते हैं, तो उसको चेंज तो नहीं कर सकते आप उसको रोक सकते हो उससे फर्दर आगे जाने के लिए। लेकिन अब यह है कि जो यहाँ पे 42% अगर कोई पॉपुलेशन है, तो मतलब वो लगभग वो देश ही पूरा उन्हीं का है, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और इतना बड़ा आप वहां पे कोई सैनिक हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। लेकिन सतर्क है, अब करना है। और ये अपॉर्चुनिटी इसलिए तरन्नुम जी बोल रहा हूं कि ऐसे देश जो गरीब देश हैं, खासकर जो बहुत सारे मुस्लिम देश है, मिडिल ईस्ट को छोड़कर ज्यादातर गरीब हैं, उनको ध्यान देना है कि आप लोग सबल बनिए, आप लोग खुद अपना इन्वेंट करिए, नोबेल प्राइज लीजिए, आप R&D करिए। कब तक किसी मतलब ऐसे देशों के भरोसे रहेंगे? अदरवाइज ऑलवेज एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। ये आई ओपनर है किसी भी जैसे नेपाल हो गया और ये सब देश, मतलब उनको खुद डेवलपमेंट करना है, श्रीलंका को, ताकि वो किसी छोटा सा देश जापान दुनिया के 3rd-4th इकोनॉमी बन सकता था। व्हाई कैन नॉट यू? तो आपको कबीलाओं से, इनसे निकलना होगा, मदरसों से निकल के आपको AI की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जब तक वहां के सोशल एक्टिविस्ट वहां पे चीजें नहीं बताएंगे, वहां पे एक आंदोलन नहीं करेंगे, तो इन लोगों के अंदर वही हनुमान जी वाली बात होगी कि जब उनको बताया नहीं जाएगा तो इतना बड़ा समझेंगे नहीं कि मैं इतना बलवान हूं। तो ये चीज मैं अपने नजरिए से सोचता हूं कि हम पूरे दुनिया में क्यों केवल 2 ही 4 सत्ता के केंद्र हों, क्यों नहीं सारे हों? तो जैसे कि इंडो पैसिफिक में देखें तो एक जापान है, साउथ कोरिया है, भारत है, चीन है, 4-5 ही देश क्यों, सारे अच्छे निकले। तब जाके बैलेंस नॉर्थ अटलांटिक से इकोनॉमिक शिफ्ट होके इंडो पैसिफिक में आएगी, अफ्रीकन कंट्री में जाएगी, तब जाके बैलेंस बनेगा। अदरवाइज यूनिपोलर हमेशा चलता रहेगा। जो भी देश 5-6 ट्रिलियन भी अगर किसी देश से कम रहेगा इकोनॉमी, वो खुल के नहीं बोलेगा सामने वाले के सामने, जैसे चाइना खुल के अभी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलता है। तो ये चीज सिचुएशन है। लेकिन जैसा आपका मूलतः क्वेश्चन था कि वो चीज अब रोकी जा रही, यूरोप में काफी सतर्क है, ब्रिटेन से लेके हर देश। जी
अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो संकट इस वक्त हम देख रहे हैं, दोनों मुल्कों पर इसका असर होगा, इकोनॉमी पर भी जाहिर तौर पर असर होगा। किस तरीके से आने वाले समय में इकोनॉमी को देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर हम यूएनओ के रेजोल्यूशन की बात करें तो उसमें स्पेन रोक नहीं सकता है किसी भी शरणार्थियों को। कोई भी देश किसी भी शरणार्थियों को आने से नहीं रोक सकता है। ठीक ये वैसा ही है जैसे कि यूक्रेन से जब लोग आते हैं तो पोलैंड वगैरह जो उसके जितने भी तमाम पड़ोसी या हमसाया मुल्क हैं उसमें वो फैल जाते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब वहां पे इस तरीके की समस्या आती है तो इसको अलग तरीके से देखा जाता है। पर जब स्पेन में जब मोरक्को के लोग घुसते हैं या भारत में बांग्लादेश के लोग घुसते हैं या तमाम इसी तरीके की जब सिमिलर एक्टिविटीज होती है जिसमें खास कोई फर्क नहीं होता है तो उसके खास रिलीजन के नक्शे से देखा जाता है और इसमें मदरसों और तमाम चीजों को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। पर ऐसा नहीं है। आप देखिए, क्योंकि इस्लाम के अगर स्वरूप को देखें तो वो मलेशिया इंडोनेशिया में अलग है, बिल्कुल। तुर्की स्पेन जहाँ पे अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं वो अलग है, और मोरक्को इजिप्ट वगैरह में अलग है। तो इसके लिए जो रिलीजियस प्रैक्टिस है या उसके अंदर चीजों को ढूंढना मुझे लगता है कि अन्याय होगा। खासकर मीडिया द्वारा ऐसा जरूर फैलाया जाता है, खासकर वेस्टर्न मीडिया द्वारा, जिसके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और उसके वेस्टेड में कॉर्पोरेट इंटरेस्ट होते हैं। पर जो संजीदा लोग जो इतिहास से वाकिफ हैं और जो कल्चरल एस्पेक्ट्स को ठीक तरीके से जानते हैं, उस चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर ये मोरक्को और स्पेन के बीच में अगर इस तरीके की कोई समस्या हो रही है तो मानवीय धरातल पर स्पेन को कोई अधिकार नहीं है उनको रोकने का, जैसा कि यूएन रेजोल्यूशन में भी कहा गया है और तमाम चीजें हैं। उसके लिए एक मुझे लगता है कि जो दुनिया की जो असमानता है उसी को पर शायद इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। खासकर वे लोग बात नहीं करना चाहते हैं जो अभी ताकत में हैं और वो पूरी दुनिया को समानता के धरातल पर देखना नहीं चाहते हैं। तरन्नुम जी। अरविंद जी, एक वो समय आ सकता है शायद जब दोनों मुल्कों के आप डेलीगेशन जो है मुलाकात कर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। वो तस्वीर हम देख पाएंगे बहुत जल्द। निकाल सकते हैं तरन्नुम जी, पर समस्या क्या है उसकी मूल वजह नहीं जानेंगे। ठीक ये वैसा ही है जैसे इस्लामी आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पर यह नहीं देखते हैं कि दुनिया में जहां शोषण है, जहां कॉर्पोरेट कंपनियां सबसे ज्यादा लूट मचा रही है, अनफॉर्चुनेटली वो इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो इन सब चीजों को, हकीकत को अगर नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद मुश्किल है चीजों को समाधान पाना। भले ही वे अपने राजनीतिक ताकत के बूते पर भले ही कुछ समझौते कर लें, पर जब तक, जैसा कि भारत की भी विदेश नीति रही है, दुनिया के तमाम मुल्कों में असमानता खत्म नहीं होगी। ये समस्याएं सतत है और इसका समाधान कोई फौरी समाधान नहीं हो सकता है। ठीक है, डीके साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या हेल्पिंग हैंड के तौर पर कोई मुल्क आगे आ सकता है? नहीं, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक इनके सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उसके लिए एक सेना की छोटी टुकड़ी भेज दी गई ताकि वो जो इन्फ्लक्स ऐसे 2002 में भी हुआ था, 8-10 हजार लोग घुस गए थे अचानक बॉर्डर में। और एक कभी कभी अंदर से जो इनपुट आते हैं उसका भी फॉल आउट होता है, जो मैं अभी रीड कर रहा था विकिपीडिया पे, देख रहा था कि कैसे कैसे मोरक्को में, लेकिन मोरक्को में और स्पेन में रिलेशन अच्छे हैं। उनके दोनों लोग जो है बात करते हैं, उनके बीच में बैठकें होती हैं, उनके बीच में लेकिन ऐसे सिचुएशन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग खतरा होता है। और इसका जो सबसे बड़ा, देखिए अगर मैं कहूँ तो इसमें जो बड़ी शक्तियां हैं इसमें इन्वॉल्व रहती हैं और बाद में छोटी शक्तियों को जो है बुरा भला कहती हैं कि नहीं उनके वो थ्रू हो रहा है। क्योंकि होता है ना कि जो बड़ा होता है कुछ वो सही है, जो गलत है। लेकिन मैं पहले भाग में भी इंडिकेट किया था कि अब समय आ गया है कि जो भी मुस्लिम देश हैं, खासकर जो गरीब, जैसे कि रजावा साहब ने भी बोला, इंडोनेशिया मलेशिया का एक इको कल्चर अलग है, इको सिस्टम अलग, क्योंकि उनके आसपास थाईलैंड है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, चाइना है, तो वो अपने सामने विकास देख रहे हैं। अब देखिए अगर हिंदुस्तान के अंदर ही देखिए, मैं आपको बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ तरुण जी, कि जैसे सरकारी ऑफिस में आइए, अगर 10 मुस्लिम हैं तो 10 मुस्लिम है, सब किसी के 1 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, ये एक उनके अंदर, क्योंकि वो उस इकोसिस्टम में पल रहे हैं जहां पे कोई क्लास 1 अफसर है, कोई कुछ है। लेकिन आप वहीं कहीं बस्ती में जहां पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं या कुछ नहीं जानते हैं, वहां पे किसी के 6 बच्चे, किसी के 7, और उसको लोग एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, उसी रिलीजन के लोग उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं कि होना चाहिए। लेकिन वही पढ़े लिखे लोग जो मिनिस्टर्स हैं, जो है, उनके 1 या 2 बच्चे हैं, क्योंकि वो दूसरे इकोसिस्टम्स में जी रहे हैं। इसी तरह से अफ्रीकन कंट्री के जो मुस्लिम देश हैं उनको इकोसिस्टम चेंज करना पड़ेगा, उनको विकास के रास्ते पे आना पड़ेगा।
बजाय कि यूएस के और रसिया चाइना के आगे पीछे घूमने के, उनके बीच में से लोगों को निकलना पड़ेगा जो कि इन्वेंट करें, R&D करें, अपने देश के मुल्क को आगे लेके जाएं, तब एक परमानेंट सोल्यूशन होगा। अदरवाइज ये बड़ी शक्तियां हमेशा एक्सप्लॉइट करेंगे क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत होती है। जी तरन। मैम, मैं इत्तेफाक तो नहीं रखती आपके बात से। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मुझे भी कहना पड़ेगा कि इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर क्योंकि अगर हम मान लो बहुत ही पॉलिटिकल कम्युनल डिबेट में चले जाएंगे तो शायद मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। जी तरन्नुम जी। अरविंद जी, क्योंकि ये माइग्रेशन संकट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और यूरोप की सीमा सुरक्षा की एक बहुत बड़ी विफलता भी है ये। हाँ बिल्कुल, ये दरअसल यूरोप जो ये सोच रहा है कि वह दुनिया से अलग रहकर, जो खासकर यूरोपियन आइडेंटिटी के साथ जो बढ़ना चाहता है, और जो खासकर जो शेंजन कंट्रीज हैं वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी को लेकर जो लालायित है, उसको लेकर बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। और मूलतः यूनाइटेड स्टेट यही चाहता है, क्योंकि वो एक संयुक्त यूरोप के हमेशा से खिलाफ रहा है, क्योंकि उससे उसकी जो बादशाहत है वो कमजोर होगी, और खासकर डॉलर है वो यूरो के मुकाबले काफी कमजोर होकर धराशायी हो जाएगा, क्योंकि एक अल्टरनेटिव मुद्रा है वो उसके पास आएगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। डीके साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस वक्त स्पेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है और वो किस तरीके से इन सिचुएशन को हैंडल करेगा? जी तरुण जी, देखिए सबसे बड़ी चुनौती है कि यूरोपियन यूनियन को कन्विंस करे कि आई एम नॉट लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स द माइग्रेंट्स जो कि इलीगल है, जो वोट की संख्या बढ़ाते हैं, वो चीज वहां पे चले, क्योंकि वहां पे अक्सर एक दूसरे से जब बातें होती हैं, बहस होती है, तो उसमें होता है कि तुम एपीजिंग पॉलिटिक्स कर रहे हो। ऐसे कनाडा में जो राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ भी हुआ था, और दूसरे राष्ट्रपति आए भारत से अच्छे उन्होंने संबंध बनाए, और उन्होंने पहली बार वहां के इतिहास में पास कराया कि नहीं, कहीं ना कहीं खालिस्तान को जो है हमारे यहाँ से फंडिंग हो रही है। ये पार्लियामेंट में पहली बार कनाडा के हुआ, क्योंकि रिलेशन मोदी जी ने उनसे दूसरे प्रधानमंत्री से बनाए। तो कहने मतलब है कि स्पेन के लिए सबसे बड़ी बात है कि यूरोपियन यूनियन में अपना एक इमेज बनाए कि नहीं, हमारा ऐसा नहीं कि एक नेचुरल माइग्रेशन उधर से हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर शेयर हो रहा है वहां पे। और उसको हम लोग रोकने के लिए जो भी प्लान है हम आपके साथ सहयोग करेंगे। तो उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि क्या यूरोपियन जो कम्युनिटी है उसको कन्विंस कर पाएगा, क्योंकि वो लोग इस समय एंटी माइग्रेशन के बहुत ही प्रो है। तो वो बिल्कुल उसके एंटी माइग्रेशन के लिए सारे रूल बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, और एक्ट अपना पास कर रहे हैं। तो स्पेन को भी उसी पे जा रहा है, क्योंकि स्पेन की छवि इस समय जो है मुस्लिम कम्युनिटी 5-6% वहां पे है, और इन दोनों राज्यों में 42-45% है। इसके लिए वहां पे लचक रवैया न अपनाया जाने का उनके ऊपर हमेशा रहता है, इसीलिए अमेरिका से उनकी बिल्कुल 36 के आंकड़े हैं। जी ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आने वाले समय में दोनों मुल्कों का क्या रुख रहता है और ये जो संकट है इस पर क्या असर पड़ता है और इसको सरकार कैसे रोकेगी। वक्त की बेहद कमी है। अरविंद जी, डीके साहब, आप दोनों ने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा आप न्यूज़ इंडिया के साथ।